जैसे नेपाल जब हम पढ़ते हैं तो दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो हम किसी देश के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और उस देश के बारे में एक जनरल धारणा बनाते हैं, भाई वहाँ की पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, सर क्या होगा। तो फिर हम ये पढ़ते हैं कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी पढ़ते हैं। या भारत को क्या करना चाहिए, ये भी पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं बायलैटरल रिलेशन, बहुपक्षीय सॉरी द्विपक्षीय संबंध, ठीक है। अब जैसे नेपाल की हम बात करें तो देखो, करंट इवेंट पढ़ने का तरीका क्या होता है। ये है नेपाल। सबसे पहले आपको उसका मैप समझना पड़ेगा, क्या करना होगा, इसका मैप आपको समझना पड़ेगा। फिर नेपाल की डेमोग्राफी को समझना पड़ेगा, इसके इतिहास को समझना पड़ेगा। नेपाल को अगर बांटोगे तो ये नॉर्थ नेपाल है, क्या है ये बिल्कुल पहाड़ी एरिया है। और यहाँ पर जो है ट्राइबल्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, जैसे यहाँ तो पाए जाते हैं भोटिया, यहाँ पाए जाते हैं गोरखा, यहाँ पाए जाते हैं थारू, ठीक है। अच्छा, कुछ गोरखा ट्राइबल्स हैं, कुछ गोरखा ट्राइबल्स नहीं है। जो मध्य नेपाल है, यहाँ पाए जाते हैं गोरखा, लेकिन ये जनरल है ये। और इनका यहाँ की पॉलिटिक्स पर बहुत जबरदस्त प्रभाव है। यहाँ के मूल निवासी है, ये कौन है, ये मूल निवासी हैं गोरखा। सबसे नीचे पाए जाते हैं मधेसिया, क्या पाए जाते हैं, मधेसी, क्या पाए जाते हैं, मधेसी। ये भारतीय मूल के हैं, कौन है ये, भारतीय मूल के व्यापारी हैं। और इकोनॉमिक्स पर ज़्यादातर इनका टूरिज्म, जो जो कुछ है, होटल होटल, ठीक है, सब कुछ यहीं साउथ नेपाल में स्थित है। तो इकोनॉमी पर किसका नियंत्रण है, इन लोगों का असर है। क्या हुआ कि नेपाल का जो राजतंत्र है वो सबसे पुराना राजतंत्र है, ठीक है। शाह डायनेस्टी जो थी यहाँ पर शासन करती थी। पुराना का मतलब ओल्डेस्ट। नहीं, जब मैंने ऐसे नहीं था वहाँ, जब भारत में क्षत्रियों का शासन था, किसका शासन था, गुर्जर नॉर्थ इंडिया में थे, प्रतिहार थे मध्य में, और गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट, ये तीन थे। गुर्जर प्रतिहार एक साथ थे, पाल पूर्वी भारत में थे और राष्ट्रकूट दक्षिण में थे। तो गुर्जर प्रतिहारों की एक शाखा थी शाहवंश, जो स्वतंत्र तरीके से नेपाल में शासन करते थे। जब अंग्रेजों, आपने पढ़ा होगा कि अंग्रेजों के साथ बहुत सारे युद्ध हुए उनके, गोरखाओं के साथ। तो उन्होंने क्या किया कि भाई तुम्हारे मामले में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, तुम्हारी डायनेस्टी में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरे अंडर में एक राजतंत्र के रूप में काम करो। जब अंग्रेज चले गए तो भी यहाँ एक राजतंत्र बना रहा, ठीक है। और हिंदू राष्ट्र के रूप में राजतंत्र वहां पर बना रहा। क्या हुआ, इनकी सत्ता लगातार चलती रही, राजतंत्र लगातार चलता रहा। कुछ समय बाद बंगाल में, भारत के बंगाल को देखा ना आपने, बंगाल लगता है ना ये, बंगाल में जब कम्युनिस्टों का शासन आया, किसका शासन आया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। तो उन्होंने नेपाल में कम्युनिस्ट आंदोलन को बढ़ावा देना, और वहां पर एक पार्टी बनाई गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। इधर कांग्रेस ने भी बढ़ावा देना शुरू कर दिया, तो नेपाली कांग्रेस एक पार्टी बना दी गई। और इन दोनों पार्टियों का नेचर एक जैसा था। दोनों ये चाहते थे कि नेपाल को पंथ निरपेक्ष देश बनाया जाए, लोकतांत्रिक देश बनाया जाए, और संघीय फेडरल कंट्री बनाया जाए। आप पहले पूरी बात समझोगे तभी समझ में आएगी बात। नेपाल में जो लोकतंत्र आया था 1998 में आया था, उससे पहले वहाँ राजतंत्र था। उससे पहले की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर करंट इवेंट पूरी तरह समझना है तो इसका पास समझना पड़ेगा। मैंने बता दिया ना नेपाल कहाँ से आया। नेपाल में क्षत्रियों का शासन था, कौन क्षत्रिय थे, गोरखा कौन है, गोरखा वास्तव में गुर्जर प्रतिहारों के एक शाहवंश का शासन था यहाँ पर। साउथ नेपाल में कौन थे, व्यापारी थे। उत्तर नेपाल में कौन है, ट्राइबल्स हैं, ये बताया मैंने आपको। अब 1998 आते आते राजतंत्र पर दबाव बना दिया गया कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना की जाए, नेपाली संसद बनाया जाए, और नेपाली संसद को सारे पावर दिए जाएं। नेपाल में चुनाव हुआ तो नेपाली कांग्रेस और सीपीएम ने मिलकर के चुनाव जीत लिया और सरकार बना ली। राजा अभी भी वहां था, और राजा के अंडर में प्रधानमंत्री आ गया, उसकी कैबिनेट आ गई, संसद आ गया, सुप्रीम कोर्ट आ गया। और नेपाली सेना का जो नियंत्रण था
तो राजा के हाथ से निकल के कहाँ चला गया? सरकार के हाथ में चला गया। ठीक है। अब यहाँ पर चुनाव होता रहा, लेकिन यहाँ मूल मुद्दा ये था, मदेशियों के पास पैसा था, तो मदेशी क्या करने लगे, मदेशियों ने इंटरफेयर किया पॉलिटिक्स में, तो वहाँ के मूल गोरखाओं को ये चीज़ पसंद, इधर जो आर्थिक असमानता थी वो उत्तरी नेपाल में बहुत ज़्यादा थी, तो चीन ने यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओवादी लेनिनवादी स्थापित कर दिया। ये कौन थे? ये साम्यवादी थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल तो समाजवादी था, लगभग उसकी विचारधारा कांग्रेस से मिलती थी, साम्यवादी था। जब ये बन गए तो इनके हाथ में हथियार आ गए, और हथियार आ गए तो यहाँ से हथियार सप्लाई करके भारत में भी नक्सलवाद को आ जाता ना, पशुपतना से, ठीक है, पशुपति से तिरुपति तक का जो बेल्ट है वो रेड कॉरिडोर है। तो इस तरह नेपाल के जो नक्सलवादी थे वो भारत में आकर के उन्होंने बड़ी बड़ी घटनाओं को जन्म दिया। अब स्थिति खराब हो गई, कई बार सरकारें बनती रही, बिगड़ती रही, बनती रही, बिगड़ती रही। ठीक है। अब स्थिति क्या हुई, बीच में राजा के सारे परिवार की हत्या कर दी गई। नेपाल में 1912 में नया संविधान लागू हो गया। ठीक है। संविधान लागू हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि उस संविधान में लिखा गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद गोरखाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इसको लेकर आंदोलन शुरू हुआ, तो उसमें सुधार हुआ। लेकिन अब जो विभाजन हुआ वो मधेसी और गोरखा तो साथ आ गए, लेकिन जो उत्तर वाले थे ये चीन के प्रभाव में आते चले गए। यानी एक तरफ भारत का प्रभाव, एक तरफ चीन का प्रभाव। ठीक है। अब क्या हुआ, चीन से बड़ी मात्रा में नेपाल को फंडिंग हुई। मोदी की सबसे बड़ी गलती क्या है कि मोदी ने 2011 के बाद जब से सत्ता में आए तब से इन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, किसी लेवल पर इन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। जब नहीं दिया तो चीन लगातार इसको पंपिंग करता रहा, इसके सारी परियोजनाओं में, इसके नदियों में, हर जगह इंटरफेयर करता रहा, जिससे भारत से नेपाल के संबंध खराब होते। लेकिन क्या हुआ कि नेपाल में जब भी चुनाव हुआ तो सीपीएम, नेपाली कांग्रेस, सारी पार्टियों ने मिलकर के सत्ता बनाए रखी, सत्ता बनाए रखी। अब भारत तो खुश था कि चलो हमारी समर्थक पार्टियों ने सत्ता बनाई है, लेकिन उस सरकार को चीन का प्रभाव ज़्यादा था और जगह जगह भारत और नेपाल के बीच में विवाद होता रहा। इसका फायदा सीधा सीधा उठाया अमेरिका ने। किसने उठाया? अमेरिका ने, क्योंकि नेपाल की जो सरकार चल रही थी वो महाभ्रष्ट सरकार थी। क्या थी? महाभ्रष्ट सरकार थी, और वहां पर युवाओं में अनरेस्ट की स्थिति पैदा हो गई। ठीक है। इधर भारत का प्रभाव इसलिए कम होने लगा क्योंकि मोदी सरकार ने वीजा नियम लागू कर दिया नेपाल पर कि भाई कोई भी सामान नेपाल अब जब भारत में भेजेगा तो उसको कस्टम चुकाना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार ने ये चीज़ फ्री कर रखा था, इसलिए नेपाल भारत के प्रभाव में था। और नेपाल के वायु सुरक्षा, नेपाल के संसाधनों पर एक संधि है भारत और नेपाल के बीच में, 1950 में हुई है। उस संधि में नेपाल पर भारत का लगभग नियंत्रण है, लेकिन आते ही मोदी सरकार ने उस संधि को रद्द कर दिया। संधि को रद्द कर दिया तो नेपाल किसके प्रभाव में चला गया? चीन के प्रभाव में चला गया। अब सरकार तो भारत के नियंत्रण में रही और उत्तर नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का आंदोलन, मतलब प्रभाव बढ़ता चला गया। इधर एक नया संगठन खड़ा करके अमेरिका में रहने वाला एलन शाह, ठीक है, जो राजतंत्र डायनेस्टी का है, लोग लोकतंत्र लोकतंत्र खेलते रहे, और इधर ये आदमी चला गया अमेरिका पढ़ने, 28 साल का आदमी है वो, और वहां पर अमेरिका ने उसको क्या किया, नर्सरिंग किया, और युवाओं को जो रियल इशू था उसको उठा करके खड़ा कर दिया आंदोलन, और एक हिंसक आंदोलन शुरू हो गया नेपाल में, और नेपाल में इस तरह डायनेस्टी चेंज हो गई। तो नेपाल में डायनेस्टी चेंज होने के दो कारण है, कौन कौन से हैं? कि वर्तमान नेपाली सरकार का भ्रष्ट होना, ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्ट होना, कुछ लोगों के लिए काम करना, जिम्मेदार सरकार ना होना, संवेदनशील मुद्दों से सरकार का हट जाना, ये सारी की सारी चीजें नेपाल की सरकार को परेशान करती है। ओके, अब समझ आ गई इस क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा या भारत को क्या करना चाहिए। तो वास्तव में नेपाल चीन के हाथ से भी निकल गया, और ठीक है, क्योंकि ना तो सरकार भारत समर्थित रही और ना ही चीन द्वारा खरीदी गई सरकार रही, वो किसके हाथ में चली गई? अमेरिका के हाथ में। नेक्स्ट जेन की सरकार आ गई, जेन एक्स, जेन जेड की, जेन जेड की सरकार आ गई, ये यूथ की सरकार, इसको कहा गया। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि भारत और नेपाल के संबंध सुधरेंगे तो नहीं, कि भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे। दूसरी स्थिति है नेपाल में, नेपाल का प्रभाव भारत पर पड़ेगा क्योंकि भारत में भी
कुछ संवेदनशील मुद्दे हैं जहाँ पर सरकार उस चीज़ों को ध्यान, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, हर जगह आप एक चीज़ देखोगे, कॉमन चीज़ है, क्या है कि हर जगह बेरोजगारी, चुनावों में भ्रष्टाचार, ठीक है, सरकार का संवेदनशील मुद्दों से हट जाना, ठीक है, कुछ लोगों के लिए काम करना, ये सारे मुद्दे कॉमन रहे हैं। और जहाँ पर आंदोलन को बढ़ावा दिया गया, चाहे बांग्लादेश में आंदोलन हो, चाहे श्रीलंका में हो, हर जगह अमेरिका के इंटरफेयर से, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार कैसे हटी थी? अमेरिका के इंटरफेयर से, ठीक है। तो इसका प्रभाव भारत पर पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता? अभी समस्या समझ में आ गई अब? तो अब स्थिति ये है नेपाल में कि नेपाल पूरी तरह बर्बाद हो गया। नेपाल में सत्ता परिवर्तन जो हुआ है वो पावरफुल हुआ है, इसलिए लोकतंत्र तो मजबूत नहीं हो, उससे और है। तो भारत में भी ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जहाँ पर इस तरह की अनरेस्ट की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए भारत सरकार को भी चुनावों में सुधार करना चाहिए, ठीक है। अब ईमानदारी से बताओ, क्या स्थिति भारत में नहीं है क्या? यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे करंट इवेंट पढ़ा जाता है। समझ में आया नेपाल की क्या समस्या है? बिल्कुल, क्या प्रभाव पड़ गया? अच्छा, आप लोग 10 बजे क्लास करिए, ठीक है, क्योंकि मैं अभी लंच भी नहीं किया मैं सुबह से, थोड़ा सा मेरे लिए अनिजी होगा। क्लास कंटिन्यू करना, 10 से 12 आ जाइए, ठीक है बेटा, 10 से